नालंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10th के हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको शब्द का ही अध्ययन कराया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, हम कैसे समझेंगे कि यह शब्द रूढ़ है, यह शब्द यौगिक है, यह शब्द योग रूढ़ है। इसका हम अध्ययन पूर्व के वीडियो में करा चुके हैं। आज हम यहां उत्पत्ति की दृष्टि से, है ना, यानी इस शब्द का जन्म कहां हुआ, वो कैसे हमारी हिंदी भाषा में आया, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं हम इसे आज बताने जा रहे हैं। उसके बाद रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं हम कैसे चिन्हेंगे कि यह, है ना, कैसा शब्द है, विकारी है, अविकारी है, इसका हम अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसके पहले जरा शब्द पर गौर कर ले। शब्द को मैंने बताया था कि शब्द क्या है, तो वर्णों के अर्थ सहित मेल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, है ना। वर्णों के उसमें हम दिखाए थे कि कैसे। अब आप देखिए आगे, अब है कि उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार या शब्द के भेद, है ना, उत्पत्ति की दृष्टि से। तो याद रखिएगा आप लोग, उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के हैं, है ना। यानी शब्द के कितने भेद हैं, 4। यानी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उत्पत्ति मतलब जन्म, यानी शब्द का जन्म कैसे हुआ, है ना, इसकी दृष्टि से, है ना। शब्द कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है तत्सम शब्द। कैसा शब्द जी, तत्सम शब्द, है ना। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसको कहेंगे, है ना, समझ गए ना। या फिर हम चारों पहले लिख देते हैं। तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भाव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशज शब्द, ठीक है। हालांकि मैट्रिक के एग्जाम की दृष्टि से ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, 4 विकल्प देकर के पूछ लेगा कौन इसमें तत्सम है, कौन तद्भव है ना, पूछेगा। पहले ध्यान से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर ध्यान से समझ गए तो बार बार हमको हिंदी व्याकरण बुक को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द किसको कहते हैं। हालांकि शब्द पर गौर कीजिएगा आप लोग, है ना, शब्द पर गौर कीजिएगा। तत्सम, तो देखिएगा यहां पर थोड़ा सा हम तोड़ के बता रहे हैं, तत् जोड़ सम, है ना, है ना। तो तत्व मीन्स क्या होता है, इस पर गौर कीजिएगा कि तत्व माने क्या होता है।
तो तत्व मीन्स होता है, संस्कृत का शब्द है, तत्व मीन्स वह है या उसके, ठीक है, वह या उसके। असम, सम मीन्स समान, समान यानी बराबर, समान यानी बराबर नहीं, माने उसके समान, तत् सब उसके समान। अब प्रश्न उठता है कि किसके समान, है ना, किसके समान, तो संस्कृत के समान, याद रखिएगा, किसके समान, संस्कृत के समान, है ना, यानी तत्सम शब्द यानी संस्कृत के समान शब्द, है ना। तो इसका डिफिनीशन होता है कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो संस्कृत का वह शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में जस का तस, ज्यों का त्यों होता है, ठीक है ना, यानी जिस रूप में वो संस्कृत में है उसी रूप में उसका प्रयोग कहां होता है, हिंदी में होता है, तो है ना, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है ना। कह सकते हैं कि संस्कृत का वह शब्द, संस्कृत का वह शब्द, है ना, जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, ज्यों का त्यों होता है ना, समझिए ना, यानी जैसा का तैसा, है ना, यानी जस का तस, समझिए ना, यानी संस्कृत का वह शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, उसे कैसा शब्द कहेंगे जी, तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, नाम से ही स्पष्ट है, तत्सम, तत् माने या उसके, असम माने समान, यानी उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान, यानी, है ना, जो शब्द संस्कृत में है उसी शब्द को उठाकर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है ना, जस के तस, है ना, उसी को कहते हैं हम कैसा, तत्सम शब्द, यानी संस्कृत का, असल में संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में उसका ज्यों का त्यों क्या होता है, प्रयोग होता है, तो उस शब्द को हम, हाँ, अब पहचानने का तरीका क्या है, गौर कीजिएगा आप लोग, पहचानने का तरीका क्या है, कैसे समझेंगे कि तत्सम है। तो देखिए, आप संस्कृत बुक भी पढ़ते हैं, हिंदी बुक भी पढ़ते हैं, दोनों बुक को देख रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या भाई कि एक अमुक शब्द जो है संस्कृत के बुक में भी रहता है, और यही शब्द जो है जस के तस हिंदी बुक में भी रहता है, तो है ना, जब दोनों में है तो समझ जाएंगे कि कैसा है, तत्सम है, क्योंकि पहले संस्कृत आया, है ना, तब न हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी संस्कृत से ना, बात समझ गए, तो हम वैसे शब्द को हम कह देंगे कुछ तत्सम। जैसे आप समझिएगा, जैसे आप संस्कृत के पुस्तक में पुष्प लिखा हुआ देखे होंगे, ठीक है ना, हिंदी की पुस्तक में भी देखते हैं, नहीं, पुष्प की अभिलाषा पढ़े है ना, है? तो एक पुष्प जो है कैसा शब्द हो गया, तत्सम शब्द हो गया, है ना। आप जो है हिंदी की पुस्तक में चक्र शब्द देखे होंगे, और या संस्कृत के बुक में भी देखे होंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना, तो एक चक्र जो शब्द हो गया, ये कैसा शब्द हो गया, हाँ, आप जो है ज्ञान शब्द संस्कृत की पुस्तक में भी देखे होंगे, हिंदी के पुस्तक में भी देखे होंगे, है ना। क्षेत्र, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी संस्कृत का वह शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में जस का तस ज्यों का त्यों किया जाता है, वो सभी शब्द कैसा शब्द कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको तरीका एक तरह से बताए कि दोनों बुक अगर पढ़े हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि, है ना, इस अमुक पूछ लिया कि क्षेत्र, क्षेत्र कैसा शब्द है, तत्सम की तद्भव, तो क्षेत्र हिंदी में है ना, तो देखेंगे कि संस्कृत में ही रहता है कि नहीं, है ना, तो हम देखते हैं कि निश्चित है कि क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, है ना, बात समझ गए ना, तू रहता है संस्कृत के बुक में, उससे मार लेंगे यहां पर, ठीक है,
अभी इतना ही समझिए, फिर दोनों में पढ़ा करके हम डिफरेंट करके फिर हम बता देते हैं कि कैसे और समझिएगा कि ई तत्सम है और अमुक तद्भव है। चलिए, तत्सम आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आइए दूसरा जो है तद्भव। तो तद्भव को फिर हम यहाँ इस शब्द को तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तद्भव को, तद्भव, ध्यान दीजिए, तद्भव, है ना। तो इसको अगर तोड़िएगा तत्त जोड़, संधि विच्छेद कीजिए ना, तत्त जोड़ भव, तत्त जोड़ भव। तत्त माने वह या उससे, ठीक है। अभू, भव जो है ना, जो शब्द है वो भू धातु से बना हुआ है। भू माने होना, संस्कृत का धातु है। भू माने होना या उत्पन्न, उत्पन्न, है ना। भू माने होना या जन्म, है ना। तो यहां पर होना या जन्म भी लिख सकते हैं, उत्पन्न होना, है ना। अब देखो, है ना, तद्भव, तद्भव माने हुआ या उससे, यानी उससे जन्मा हुआ, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। उसका विकास संस्कृत से हुआ, संस्कृत से जन्मा हुआ है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, है ना, कि संस्कृत, या आप सीधे बोलो तत्सम, तत्सम, तत्सम के, तत्सम से नहीं जन्मा है, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं जी? तद्भव। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहते हैं, ठीक ना। किसके बिगड़े हुए रूप को? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, है ना। समझ गए ना। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे यहां हम जैसे उठाते हैं, जैसे देखिए, जैसे तत्सम शब्द, मान लीजिए कि तत्सम शब्द है आपको, मान लीजिए अग्नि, अग्नि तत्सम है ना जी। अग्नि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग होता है अग्निपथ, है ना। अब देखिए अग्नि, अग्नि तत्सम है, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ते बिगड़ते, है ना, तत्सम के बिगड़े हुए रूप यानी अभ्रंश कहिए, है ना। इसको लोग बोलता है आग, क्या बोलता है? आग, ठीक है। क्या बोलता है? आग, ठीक है। तो अग्नि तत्सम हो गया, आग क्या हो गया? तद्भव। समझ गए ना। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र कैसा शब्द है? तत्सम, ठीक है। लेकिन क्षेत्र नहीं कहा के खेत, ठीक है ना। जैसे पुष्प, पुष्प तत्सम है ना। तो इसका तद्भव कौन सी? फूल, कौन सी? फूल। मेरी बात समझ गए ना। तो तत्सम के बिगड़े, यानी इसी से ये उत्पन्न हुआ है। समझ में बातें आ रही है? हाँ? जैसे दुग्ध तत्सम है, इसका बिगड़ा हुआ रूप कौन सी है? दूध। समझ में आ रही है? दूध। तो देखो, है ना, समझने की, सब समझ रहे हो? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को कौन सी कहे? तद्भव कहते हैं, ठीक है। जैसे चक्र लिखा हुआ है, चक्र, है ना, है? तो आप चक्का बोल देते हो या पहिया बोलते हो, ये क्या है? तद्भव, ठीक है। समझ गए? तो तत्सम और तद्भव समझ गए ना कि नहीं समझे, है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप लोग बोलचाल में बोलते हो, मूल शब्द है दक्षिण, दक्षिण, लेकिन देहात के लोग देखना बोलेगा दक्षिण, क्या बोलेगा? दक्षिण बोलता है ना। तो दक्षिण जो है, दक्षिण का क्या है? अभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है, यानी दक्षिण जो हुआ वो तत्सम हुआ और दक्षिण जो हुआ वो तद्भव हुआ।
यानी तत्सम के बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा? तद्भव, है ना। आप बोलते हो पूर्व, आप बोलते हो पूर्व, पूर्व बोलते हो जी, पूर्व, पूर्व माने पूर्व, पूरब, तो पूर्व को हिंदी में क्या बोल देते हो? पूरब। तो पूर्व जो हुआ वो तत्सम हुआ। अब पूरब जो हुआ, पूरब देखिए हिंदी के बुक में लिखा रहेगा, लेकिन पूरब क्या संस्कृत के बुक में रहता है? नहीं रहता है ना। लेकिन पूर्व शब्द संस्कृत के बुक में भी रहेगा और हिंदी के बुक में भी। तो पूर्व हुआ वो तत्सम हुआ, अब पूरब जो हुआ वो तद्भव हुआ। आप समझ में आ गया? आ गया ना। चलिए अब एक चीज और तुमको यहीं पे हम बताते हुए चलते हैं, तत्सम और तद्भव को पकड़ने में तुम लोगों को आसान हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में ही बार बार पूछता है। तो एक सरल उपाय बताते हैं जिससे हो सके तुम पकड़ लो कि हाँ ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो देखो, हम जब इसके पूर्व में जब वर्ण पढ़ा रहे थे तो वहां संयुक्ताक्षर पढ़ाए होंगे। संयुक्ताक्षर पढ़ाए थे ना, ध्यान देना। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में कटहरा का छ पढ़ाए थे, त्र पढ़ाए थे, ज्ञ पढ़ाए थे ना। और उसके अतिरिक्त एक और वर्ड श्र पढ़ाए थे। ये चारों के चारों संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं? है ना, दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ अक्षर क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो ई क और स से मिलकर बना हुआ था, ई त और र से मिलकर बना हुआ था, ई ज और य से मिलकर बना हुआ था, और ई श्री है ना, श्र है। तो श हलंत स और र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना। ये दो अक्षरों से श्र मिलकर बना, तो इस संयुक्ताक्षर है। अब देखो तुम लोगों को तत्सम और तद्भव, है ना, कैसे पहचान लोगे? ज्यादातर तत्सम और तद्भव शब्दों को तुम पहचान, पहला जो तरीका मैंने बताया था कि हिंदी और संस्कृत के बुक को लेकर के देख लेना कि अगर वही शब्द हिंदी में है, वही शब्द संस्कृत में भी है ना, तो खरीय समझ जाएंगे कि तत्सम है। लेकिन अगर हमको हिंदी के बुक में वो शब्द मिलता है, लेकिन कहीं भी देखने के लिए अगर संस्कृत के बुक में नहीं मिलता है, उसी समय समझ जाएंगे कि तद्भव है। अब कुछ ट्रिक की तरह हम आपको बता दे रहे हैं जो कि आसानी से पकड़ लोगे और परीक्षा में पहचान सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा सही हो सकता है। तो देखो, जिन शब्दों में ये संयुक्ताक्षर लगा रहे, छ त्र ज्ञ श्र, ठीक है ना, या जो भी शब्द है ना, तो संयुक्ताक्षर में भी आपको पढ़ाए थे हम व्यंजन गुच्छ, याद है? व्यंजन गुच्छ या फिर युक्ताक्षर द्वित्व, ये सभी पढ़ाए थे ना, है? तो समझ लेना कि सब जहां है समझ लेना वहां तत्सम है। वो शब्द कैसा है? अन्य संयुक्ताक्षर लगा हुआ शब्द को समझ लेना है कि क्या है? तत्सम है। अब तुमको यहां पर आओ, ध्यान देना, हम यहां तुमको लिखाए हैं क्षेत्र, त्र है, बोलो, है ना, इतना है ना, ये कैसा हो जाएगा? तत्सम। अब कोई अगर हम यहां लिखे क्षत्रिय, अब बताओ ये कैसा वर्ड हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, यहां हम लिखे तुमको क्षीर, क्या हो जाएगा? तत्सम। बात समझ गए ना? यहां है ना हमने लिखे त्राण, क्या हो जाएगा? तत्सम, है ना। अब मान लो कि यहां पर श्रा है ना, तो श्रीमान लिखे, अगर श्रीमान, ये भी क्या हो जाएगा? तत्सम। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? यही नहीं, अब समझने की कोशिश करो। यही नहीं, संयुक्ताक्षर में और कहां कहां, तो जैसे मैंने लिखा यहां पुष्प लिखा, गौर करो, ध्यान देना तुम लोग, पू लिखे, इसका उच्चारण करो तो स संयुक्त, स और प क्या है? संयुक्त है, स पूरा नहीं ना है, संयुक्त है। तो यहां पर भी तो एक संयुक्ताक्षर हो गया ही। तो इस तरह से संयुक्ताक्षर जहां भी रहे वो कभी समझ जाएंगे कि यह कैसा है? तत्सम है। ठीक है ना? जैसे देखो यहां पर चक्र है ना, चक्र, तक्र जो लिखा हुआ है क, तक्र संयुक्त है ना बाबू,
बोलो यदि तो कर संयुक्त है ना, तो ये कैसे हो गया संयुक्ताक्षर। बात समझ गए ना, वहां एक तरह से संयुक्ताक्षर है। आप पढ़ते हैं च कर संयुक्त चक्र, पढ़ते हैं ना, है? चलिए मेरी बात समझ रहे हो, जहां भी संयुक्त हुआ है वो सब क्या है ना, तत्सम है। समझ में आ गई? जैसे यहां तक कि जो छ रहेगा ना, छ शब्द तत्सम में रहेगा और उसका अभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है ख, हिंदी में ख। जैसे क्षीर, क्षीर लिखती हो ना इसे, तो क्षीर मीन्स खीर, तो इसको हिंदी में कहते हैं खीर। छ बन जाएगा कुछ में ख, समझ गए? तो जैसे आप राष्ट्र बोलते हो, राष्ट्र बोलते हो ना, बोलो जल्दी। तो ये अब देखो स 18 संयुक्त है ना, ये भी कैसा हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तुम लोग समझ रही हो हम जहां बोल रहे हैं, समझ रही हो कि नहीं, है ना? तत्सम, ठीक है, मिटाऊ ठीक। तो तत्सम को ऐसे ही हम पकड़ लेंगे, है ना, कि ये सभी जो शब्द लगा हुआ है वो समझ जाएंगे कि तत्सम है। अच्छा आप ये बताओ, हम शब्द लिखे कर्म, हम लिखे कौन सी कर्म, बताओ तत्सम होगा कि तद्भव? हाँ सारे, क्योंकि देखो इक, है ना, आर अम संयुक्त है ना, रम रावण है, कर्म हुआ, धर्म हुआ, ये सभी क्या हुआ, चर्म हुआ, क्या है तत्सम। आपको पकड़ना है खाली कि कहां कहां संयुक्त है, निश्चित है कि वो तत्सम होगा। ठीक है, अब तुमको तत्सम समझने में कोई तो दिक्कत नहीं, तत्सम को पकड़ लोगे, है ना? है? अब देखो तो हरिद्रा, अगर ये कहे तो क्या हो जाना चाहिए तत्सम। कैसे पकड़ रही हो, द्र से नहीं, बोलो जल्दी। हाँ अब अच्छा ये बताओ इंद्र कैसा होगा तत्सम, समझ में आ रही बात? अब तो तुम लोग समझ गए होंगे, जहां देखना कि संयुक्त किया हुआ है वो तो एकदम तत्सम में मारना। ठीक है, तो तत्सम कर लो। ठीक है, अब आगे आते हैं जल्दी देशज और विदेशज पर। ठीक है, देशज शब्द, अब देखो देशज शब्द को हम तोड़ के यहां लिख रहे हैं, देखो देशज ऐसे में लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, तो इसको तोड़ो, देश जोड़ जो, ठीक है, देश शब्द, देश जोड़ जो, तो देश, देश माने क्या होता है, देश में यहां देश का शब्द, बहुत लोग समझते हैं कि देश मतलब देश में, राष्ट्र में, नहीं, देश का मतलब यहां है, देश मीन्स प्रदेश, देश मीन्स प्रदेश, प्रदेश यानी क्षेत्र, प्रदेश किसको कहेंगे, किसी क्षेत्र को। ज मीन्स जन्मा हुआ, ज मीन्स जन्मा हुआ, मतलब देशज शब्द किसको कहेंगे, तो वह शब्द जिसका जन्म जो है किसी प्रदेश विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में हुआ है, किसी खास क्षेत्र में वो शब्द जन्मा है और वहां से हिंदी भाषा में उसको लिया गया है। हकीकत है कि शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में हुआ नहीं, तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्मा हुआ जो शब्द है, उत्पन्न जो शब्द है, उसी को कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, किसी खास क्षेत्र में जन्मा हो। जैसे तुम लोग पढ़ी होगी कि प्रत्येक 10 कोस के बाद बोली बदल जाती है, भाषा क्या हो जाती है, बदल जाती है ना, है ना बात है कि कुछ 10-15 कोस चलते हैं, तो चलने के बाद यहां के लोगों को बोलने का टोन वहां अंतर आ जाता है ना। आप जाओ, है ना, पटना जिला में, तो आप अपने पटना जिला में जाते हो तो वहां पर, है ना, सब्जी में लोग नेनुआ बोलता है, नेनुआ एक सब्जी है ना। अब मगर वाली
क्षेत्र में गया और रेशमी में, इसको परोर बोलेगा। क्या बोलेगा? परोर, परोर बोलता है, नेनुआ नहीं बोले। क्या बोलेगा? है तो एक ही समान। वहां आप पट्टे में मांगिएगा कि नेनुआ, तो नेनुआ वही चीज दिया। यहां मांगिएगा परोर, तो वही चीज, समान एक ही है, क्षेत्र विशेष में नाम क्या हो गया? अलग अलग, है ना। तो उस क्षेत्र में उसको परोर बोलते हैं और दूसरे क्षेत्र में उसको नेनुआ बोलते हैं। मेरी बात समझ लेना। तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्मा हुआ शब्द वही होता है कैसा शब्द? देशज शब्द। समझ गए ना? बात समझ गए? कहीं पर देखना, है ना, चिलोही बोलता है सब्जी जो काटते हो, और कहीं पर उसी को बोलेगा किरदाई, बोलता है कि नहीं है? तो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही चीज का, एक ही वस्तु का अलग अलग क्या है? नाम है ना। तो देशज शब्द किसको कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्मा हुआ जो शब्द है उसको कहते हैं हमको जी देशज शब्द। सब्जी नहीं, कहीं आप भिंडी बोलते हो, भिंडी, है ना, पटना जिला में जब वहां, तो उसको रमतरोई भी बोलता है लोग। क्या बोलता है ना? सरसों बोलता है, कहीं सरसों बोलता है। कहीं पर जाओगे आरा जिला में तो क्या बोलेगा? तोरी, तोरी। सरसों को क्या बोलता है? तोरी। तो वहां तोरी मांगेगा तो दूसरा चीज निकाल के देगा? नहीं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे हुए जो शब्द है उसी को कहा जाता है देशज शब्द। ठीक है ना? समझे? जैसे लोटा हुआ, थाली हुआ, डोरी हुआ, है ना। बात समझ गए? ये सभी कैसा शब्द है? देशज शब्द है। किसी क्षेत्र विशेष में इसका प्रयोग होता है और वहां से वो हिंदी भाषा में आया है। समझ गए? तो देशज समझ गए? ठीक है। तो चलिए आइए आप लोग ध्यान दीजिए। देशज शब्द समझ गए ना? किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे हुए शब्द को हम कैसा शब्द कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है? लिख सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे हुए शब्द को किसी क्षेत्र विशेष में या प्रदेश में जन्मे हुए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना? जैसे, है ना, लोटा, थाली, है ना, समझ गए? तरकारी बोलते हैं ना जी, ये सभी क्या शब्द है? देशज शब्द। देशज शब्द पहचान गए? ठीक है। अब दूसरा है विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द का नाम से पहले ध्यान दीजिए। विदेशज कैसे लिखते हैं? विदेश जो है ही ना होगा। विदेश मतलब दूसरा देश, जमीन से जन्मा हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? वैसा शब्द जिसका जन्म, है ना, विदेश के जो भाषा है ना, विदेशी भाषा में हुआ है। यानी वैसा शब्द जो हकीकत में, है ना, हिंदी को छोड़ के यानी दूसरे देश की भाषा में वो उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग आज हम हिंदी भाषा में क्या करते हैं? बात समझ रहे ना? विदेशज शब्द का मतलब क्या हुआ? विदेश में जन्मा हुआ शब्द, यानी विदेशी भाषा में जन्मा हुआ शब्द, यानी दूसरे देश की भाषा में उसकी उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है ना, और वहां से हम अपना हिंदी भाषा में उसको क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बात समझिए ना? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, है ना, जो कि हिंदी का नहीं है, हिंदी भाषा का नहीं है, वो अन्य भाषा का है। अंग्रेजी भाषा का है, फारसी भाषा का है, अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, फ्रेंच भाषा का है, लैटिन भाषा का है ना, और उसका प्रयोग आज हम हिंदी में करते हैं, है ना। तो वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति, है ना, दुनिया के अन्य देशों की भाषाओं में हुई है और उसका उपयोग आज हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं, वैसे शब्द को कहा जाता है विदेशज शब्द। समझ गए? समझे ना? हकीकत है कि वो फारसी भाषा का था, उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं? हिंदी में हम लोग कर रहे हैं,
है ना। हकीकत है कि वो अरबी भाषा का था, है ना। आज हम क्या में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। मेरी बात समझिए ना। तो ये सभी शब्द विदेशज कहलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि फारसी भारत की भाषा नहीं है, अरबी भारत की भाषा नहीं है, समझ गए ना। लेकिन आज हिंदी में उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे समझिएगा, अंग्रेजी बताइए भारत की भाषा है? नहीं, विदेशी भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के बहुत सा शब्द, जैसे आप स्कूल शब्द, ध्यान दीजिए, स्कूल, हिंदी के किताब में स्कूल लिखा रहता है कि नहीं है? हकीकत है कि स्कूल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। आप जो है ना, हिंदी की किताब में हॉस्पिटल लिखा होगा, हॉस्पिटल रहता है ना बेटा, हॉस्पिटल, है ना। हकीकत है कि कैसा है, अंग्रेजी भाषा का, है ना। हिंदी की किताब में स्टेशन लिखा होगा, जहानाबाद स्टेशन, ठीक है, स्टेशन लिखा रहता है ना। तो स्टेशन सर, स्टेशन किसका है? हाँ, लिखा रहता है टेबल या टेबुल, किस भाषा का शब्द है ना। लिखा हुआ रहता है रेल, रेलगाड़ी, तो रेल किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, नहीं है ना। लिखा हुआ आता है, आप हिंदी की किताब में देखेंगे आदमी, आदमी लिखा रहता है ना। तो आदमी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, आदमी जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से आया है, ठीक है। औरत हम लोग बोलते हैं ना, किताब में लिखा रहता है ना हिंदी की किताब में, तो औरत क्या हिंदी का है? नहीं है। ये भी किस भाषा का है? अरबी का है। आमदनी, ये सब क्या है? मेरी बात मेरी समझ रही हो, है ना। आप नहीं बोलते हम लोग की कुर्की जब्ती हो गया जी, फलाने का कुर्की जब्ती हो गया था। कुर्की, कुर्की जो शब्द है किस भाषा का है जानते हो? कुर्की तुर्की भाषा का है। कुली, स्टेशन पर ना देखते हैं कि कुली, कुली, कुली किस है? तुर्की भाषा का है। अब बताओ, इतने जो शब्द हम लिखे, है ना, अब बताओ ये टोटल के टोटल आपका हिंदी का है? नहीं, इसका जन्म दूसरी भाषा में हुआ और वहां से आप इसका प्रयोग अपने हिंदी भाषा में करते हो। तो बताओ इसको कैसा शब्द कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। इसको कैसा शब्द कहेंगे? विदेशज का शब्द कहेंगे। समझ गए ना? एक दो शब्द नहीं है ना। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि यह है दूसरे देश की भाषा का शब्द और इसका प्रयोग हम भारत में, है ना, हिंदी भाषा में कर रहे हैं? ऐसा इसलिए बाबू कि एक, है ना, एक लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम, इंग्लैंड का गुलाम रहे हैं। एक लंबे समय तक हम मुगलों का गुलाम रहे, मुगलों का शासन रहा भारत पे, है ना। तो उनकी भाषा अरबी, उनकी भाषा फारसी, है ना, उनकी भाषा तुर्की, उनकी भाषा अंग्रेजी। तो रहते रहते इन शब्दों का यहां पर जब प्रयोग किया तो हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द मिलजुल गए, है ना। और यही कारण है कि आज हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग होता है, समझ गए। तो याद रखिएगा, आप लोग ही पहले बताइए, आप लोग इतना समझे आप लोग कि नहीं समझे? बोलिए, समझ गए, है ना, समझे? तो विदेशी शब्द किसको कहेंगे? यानी वह शब्द, ध्यान दीजिएगा यार, वह शब्द जिसका जन्म विदेशी भाषा में हुआ है, किंतु उनका उपयोग आज हम हिंदी भाषा में करते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं।
ठीक ना। आप जैसे में लिख सकते हैं कि जैसे में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हो गया ना। आज बड़ा आसानी से बोलते रहते हैं कॉपी लाने जा रहे हैं, एकदम सीधे कॉपी, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। रेल, है ना, बात समझ गए। टेबल, है ना, इत्यादि, ये सभी कैसा शब्द है बाबू? विदेशज शब्द है। ये सब कैसा है? विदेशज। तो चलिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के जो प्रकार हैं, है ना, वो आपको मैंने पूरा कर दिया। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम को चिन्ह लीजिएगा ना, वो संस्कृत का शब्द रहेगा जिसका प्रयोग हिंदी में क्या होगा? त्यों। तद्भव, है ना, तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव। देशज, देशज का मतलब वह शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष या किसी प्रदेश विशेष में जिसका जन्म हुआ है। और विदेशज किसको कहेंगे? तो है ना, विदेशज कहेंगे किसको? है ना, जिसका जन्म जो है ना, दुनिया के दूसरी भाषाओं में हुआ है, दुनिया के, है ना, दूसरी जो भाषा है उसका प्रयोग हिंदी में हम कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी जो है विदेशज शब्द जो है ना। अब इसको हम मिटाते हैं, है ना, भला। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो, है ना, वहां आपके मोबाइल पर, है ना, पहली बार जाए, है ना। और, है ना, अब इसके साथ साथ हमको एक और चीज पढ़ानी है ना, वो है आपको रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार, उसको भी जरा जल्दी खत्म कर देते हैं, ताकि आगे जो है आपको समझाने में, जैसे देखिएगा, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार। देखिएगा, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार, है ना, इसको जरा समझ लीजिए। ये पूछ देता है कभी कभी आपको एग्जाम में कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। यानी रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होंगे? रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। रूपांतर की दृष्टि से, इसको थोड़ा भुना कर लाइएगा, है ना। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला देखिएगा, पहला, है ना, पहला देखिएगा कौन कौन? तो पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन शब्द होता है? विकारी शब्द, है ना। अब इसको समझते चलेंगे साथ साथ। विकारी, है ना, तो विकारी, विकारी शब्द विकार शब्द से बना है। तो विकार मीन्स, याद रखिएगा, विकार मीन्स होता है, व्याकरण में विकार मीन्स होता है परिवर्तन। विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। यानी आप यह कह सकते हैं कि वह शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए, जो बदलते रहे नहीं। तो विकारी शब्द, तो देखिए, पहला है कौन? विकारी शब्द, और दूसरा कौन है? अविकारी। समझा देंगे आपको, अविकारी शब्द, समझिएगा। हाँ, तो विकार मीन्स क्या हुआ? परिवर्तन, यानी बदलाव। और अगर आ शब्द लगा देंगे, अविकार मतलब हो गया कि ना परिवर्तन, माने नहीं,
जिसमें परिवर्तन नहीं हो, बस यहीं पर ध्यान देना है इस शब्द को, और कुछ नहीं, सब समझ जाइएगा। तो देखिए विकारी शब्द, तो विकारी शब्द का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? तो वह शब्द जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर परिवर्तन हो, ठीक है ना, वो हो गया विकारी। यानी वह शब्द, कह सकते हैं कि वह शब्द जिसमें, या सीधे कह सकते हैं वह शब्द जो लिंग पुरुष तथा वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए, के आधार पर क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? परिवर्तित हो जाए, समझ गया ना? बदल जाए, समझ गए, है ना? उसे क्या कहिएगा? विकारी शब्द कहते हैं। क्या शब्द कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। यानी विकारी शब्द यह है जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर उसके रूप में क्या आ जाए? परिवर्तन, उसका रूप बदल जाए, ठीक है? तो उस शब्द को क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे आपको यहां पर थोड़ा सा उदाहरण देकर के हम समझा रहे हैं, है ना? जैसे देखिए हम यहां पर राम लिखे, तो राम हंसता है, ठीक है? तो राम बताइए लिंग के आधार पर कर रहे, राम क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुल्लिंग है। तो देखिए यहां पर क्रिया है, ऐसे क्रिया मुख्य रूप से हंसना है ना, हंसना क्रिया है ना, तो हंसना से देखिए हंसता बन गया है ना? समझ गए ना? राम हंसता, लेकिन यहां पर लिंग बदल देते हैं, इसी के जगह पर सीता रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हंसती है। तो हंसना एक शब्द है, लेकिन लिंग के आधार पर देखिए इसका रूप परिवर्तित हो रहा है। हंसना कहा, कहीं हंसता हो गया और कहीं क्या हो गया? हंसते हो गए। यही एक वचन है, लेकिन अगर अन्य पुरुष का हम बहुवचन कह दें कि वे लोग, अन्य पुरुष बहुवचन, तो वे लोग क्या हो जाएगा? हंसते हैं, होगा कि नहीं? वो हंसता है, वे हंसते हैं, नहीं? तो कहीं पर हंसना से कहीं हंसता बन रहा है, कहीं हंसती बन रहा है, कहीं हंसते बन रहे हैं। तो बताइए लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर इसका रूप बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बोलिए, बदल रहा है। वचन के आधार पर भी बदल रहा है। राम एक वचन है तो हंसता, और ई बहुवचन हो गया तो हंसते, है ना? लिंग के आधार पर, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर रूप क्या होता है? परिवर्तित होता है ना? तो कहता है कि वह शब्द जो लिंग पुरुष और वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाए, इसका रूप माने जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, रूप बदल जाए, वो सब ही शब्द क्या कहलाएगा? विकारी। जैसे अब थोड़ा सा ई क्रिया से आपको हम समझाए, क्रिया से समझाए, लेकिन अगर हम उसको मान लीजिए कि आपको संज्ञा से समझा देता हूं। जैसे मैं एक शब्द लिख लेता हूं राम, है ना? राम, तो देखिएगा राम एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन राम है। अब यहां शब्द देखिएगा, है ना? या फिर राम से, ये तो एक वचन ही, इसका बहुवचन नहीं होगा। बालक ले लेते हैं, बालक, बालक भी संज्ञा है, ठीक है? बालक से बालकों बदल रहा है, एक वचन बहुवचन में बदल रहा है, लड़का लिखते हैं, संज्ञा है, लड़का से लड़के रूप बदल रहा है। बोलिए, आखिर शब्द न है, तो शब्द है तो रूपांतर की दृष्टि से इसमें परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है ना? सर्वनाम है ना? तो सर्वनाम है तो कहीं मैं, कहीं मुझसे, कहीं मुझको रहता है ना? क्या हो रहा है? उसका रूप क्या होने जा रहा है? बदल रहा है। तो याद रखिएगा वह शब्द जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर रूप क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, उस सब को हम कहेंगे कौन सी? विकारी शब्द, है ना? तो विकारी शब्द में कौन कौन आएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द में जो आएगा, है ना, वो आपका आ गया
आएगा, जैसे में हम दे रहे हैं जी, है ना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, क्रिया, हो जी, क्रिया, ये सभी के सभी जो शब्द आएंगे वो कैसा शब्द होगा? विकारी होगा, है ना। आप विशेषण देखते हैं, है ना, जैसे अगर बोलते हैं हम कि घोड़ा, गौर करिएगा, घोड़ा काला है, घोड़ा कैसा है? काला। देखिए विशेषण देखो यहां पर काला लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही इसका लिंग परिवर्तित कर दे, घोड़ा के जगह पर घोड़ी लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? काली है। अब बताओ, कहीं काला कहीं काली, रूप बदल रहा है, तो विशेषण भी परिवर्तित हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि विशेषण, है ना, विशेषण भी, है ना, का रूप बदलेगा। तो विकारी शब्द किसको कहेंगे? वह शब्द जो लिंग पुरुष और वचन के आधार पर जिसके रूप में क्या आ जाए? परिवर्तन, वो विकारी। जैसे कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि, ये सब क्या है? विकारी शब्द होगा। ठीक है। दूसरा, जल्दी जल्दी आइए खत्म करते हैं। दूसरा है अविकारी। दूसरा कौन सी है? अविकारी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कौन सी है? अविकारी। अविकारी शब्द। अब देखो, अमने, अमने नहीं, अविकार मीन्स परिवर्तन, यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो। मतलब वैसा शब्द जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो सीधे लिखेंगे कि वैसा शब्द जिसमें लिंग पुरुष तथा वचन के आधार पर किसी भी प्रकार का जी परिवर्तन न हो, है ना, तो उसको कैसा शब्द कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है। अब जैसे में देखो, अब ध्यान देना तुम लोग, अब तुम लोग ध्यान देना कि कौन शब्द है जिसमें, है ना, किसी भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी आधार पर बदलाव नहीं होता है ना। उस पर आपको गौर करना होगा, है ना। मतलब वैसा शब्द जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, यानी वो मूल रूप में रहे, जस के तस, ज्यों का त्यों, है ना। चाहे पुल्लिंग के साथ रखे, चाहे स्त्रीलिंग, एक वचन के साथ रखे या बहुवचन के साथ, है ना, प्रथम पुरुष के साथ चाहे उत्तम पुरुष के साथ, यानी जो जस का तस, ज्यों का त्यों रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को ही दूसरे शब्दों में अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय क्या कहा जाता है जी? अव्यय, अव्यय जिसमें कोई विकार नहीं। ठीक है। तो हम इस पर ज्यादा समय न लेते हुए, कभी ऐसा मिलेगा तो आपको और समझाएंगे विकारी शब्द के बारे में, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दिवा देते हैं कि कैसे आप पहचान लोगे कि ई अविकारी शब्द है। जैसे अब तुम्ही लोग से हम पूछते हैं, ये हमने क्या लिखा? तथा। ये क्या लिखे? एवं। ये क्या लिखे? किंतु। ये परंतु। अब बताओ, जैसे और, क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, है ना। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? अतएव, ये जितने भी शब्द हमने लिखा है, आपने बचपन से लेकर अब तक पुस्तकों में लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है। ये कभी भी लिखा जाता होगा तो चाहे स्त्रीलिंग के साथ रखो या पुल्लिंग के साथ, जस के तस, ज्यों का त्यों, इसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये होता है ना? बोलिए जल्दी, है ना। तो तथा, एवं, किंतु, परंतु, और, क्योंकि, इसलिए, अत्यो, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड क्या है? ये सब अविकारी शब्द है।
है ना। ऐसा होता है क्या क्वेश्चन कि, है ना, अगर कोई लड़का जा रहा है तो कि वह है ना, वह वह कब गया, अगर हमने लिखा वह कब गया, ठीक है। अगर उस लड़की के लिए अगर हमको बोध कराना हो तो ऐसे होता है कि वह कभी गया, कब का कभी भी लिखा देखा है कि लिंग के आधार पर बदल जाए, नहीं। यानी कहने का मतलब उसके लिए भी लिखना होगा कि वह कब गई, बात समझ गए ना। यानी जिसमें लिंग पुरुष और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं, वह शब्द क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द, वो भी शब्द। तो जितना भी देखना कि जो एकदम जस से तस रहता है, ज्यों का त्यों माटी के लोंदा की तरह, जहां उसको रख दिए जस के तस बैठल है, लिंग पुरुष और वचन के आधार पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो वैसे शब्द को हम अवि कहेंगे, वैसे शब्द को अविकारी शब्द कहेंगे। बात समझ गए, समझे कि नहीं। तो है ना, इसी के साथ आपका आज का ये क्लास जो है ना, हम समाप्त करेंगे। और अंत में आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप हमारे चैनल ज्ञानदा क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे सविनय आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, है ना, और ज्यादा से ज्यादा, है ना, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम और जोशो खरोश से आपके बीच वीडियो को डालते रहें। जय हिंद।